हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। तो ये जो चैप्टर है या जो सेक्शन है, ये मल्टीपल पार्ट्स में आएगा। तो ये पार्ट वन है जहाँ पे हम हर एक बेसिक चीज को समझेंगे। लाइक वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, हर फैक्टर का क्या काम होता है, कैसे एक्चुअली रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में इनिशिएट होता है। ये सारी चीजें हम मल्टीपल पार्ट्स में इस सीरीज में समझेंगे। तो आज हम पार्ट वन कवर करेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेप्लिकेशन शुरू होता है, स्टार्टिंग ऑफ द रेप्लिकेशन। तो हमें पता है कि हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है कि अगर इसमें आपको कुछ भी सिंथेसिस कराना है तो आपको उसको ओपन करना रहेगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लीनियर डीएनए बनाना है। अब लीनियर डीएनए कैसे बन सकता है कि वहां पे आपको आ, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना रहेगा, और तब जाके आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाके लीनियर डीएनए में बनेगा। इसके बाद वो लीनियर डीएनए सेल में जब लीनियर फॉर्म में आ जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो हर डीएनए में मल्टी रेप्लिकॉनिक साइट्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये मल्टी रेप्लिकॉनिक साइट मतलब क्या होती है, एक डीएनए सेगमेंट में बहुत सारे रेप्लिकॉनिक साइट होंगे जहां से रेप्लिकेशन के शुरू होने की पॉसिबिलिटी रहती है, या जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, ठीक है। बात करते हैं ये रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली, तो उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। अब क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस काम करते हैं, जैसे पॉलीमरेज अल्फा और पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये 5 पॉलीमरेजेस हैं जो यूकैरियोटिक सेल में काम करते हैं। अब हमने ये भी पढ़ के रखा है कि हर पॉलीमरेज के पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करना, यानी कि डीएनए के 5 एंड से 3 एंड के जो बीच का जो रास्ता होता है वहां से पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू होता है। उसी तरह से 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम प्राइमर रिमूवल करते हैं, यानी कि प्राइमर्स को हटाते हैं। अब प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमें पता है कि अगर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, तो उस सिंथेसिस में ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी। तो यहाँ पे वो गलतियां ना हो, इसके लिए हमेशा एक सेल में एक प्रॉपर्टी काम करती है पॉलीमरेज के थ्रू, जिसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। यानी कि सिंथेसिस जब 5 टू 3 हो रही होती है, तो उस बीच में वो पॉलीमरेज पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है कि कहीं मैंने गलती से कोई गलत बेस पेयर तो अटैच नहीं कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी। और 5 टू 3 प्राइम प्रॉपर्टी जो एक्सोन्यूक्लियस की होती है, उसको कहते हैं प्राइमर रिमूवल। अब जब हमें पता है कि जो प्राइमर्स होते हैं वही डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, तो जब डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है तो हमें उन प्राइमर्स की जरूरत नहीं रहती है। तो जब वो प्राइमर जरूरी नहीं है तो हमें उन्हें हटाना भी पड़ेगा। तो उन्हें हटाने के लिए जो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है, वो भी कुछ डीएनए पॉलीमरेज ही अपने अंदर कैरी करते हैं। इसे ही हम 5 टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैंने बताया कि ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सेल में काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, और किस पॉलीमरेज के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, मैं यहाँ पे आपको ये भी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पॉलीमरेज अल्फा की, तो उसके पास पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसके पास प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्राइमर फॉर्मेशन कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे जब पॉलीमरेज है तो प्राइमर फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, तो प्राइमर्स भी डीएनए के सीक्वेंसेस ही होते हैं। तो नेचुरल सेल में जब प्रोसेस नेचुरली हो रही होती है तो प्राइमर का फॉर्मेशन पॉलीमरेज अल्फा करता है, ठीक है। जब बात करते हैं पॉलीमरेज बीटा की, तो इसके पास पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसके पास ना प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी होती है, ना प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी होती है। इसका काम क्या होता है सेल में कि ये बेस एक्सीजन रिपेयर का काम करता है।
अब हमें पता है कि हर डीएनए का एक डैमेज रिपेयर सिस्टम काम करता है, तो वो डैमेज रिपेयर सिस्टम भी इन्हीं क्वालिटी के बेसिस पे काम करता है। जब हम बात करते हैं पॉलीमरेज अल्फा की, तो पॉलीमरेज अल्फा में पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी भी होती है, बट प्राइमर रिमूवल ये नहीं कर पाता है। और इसका जो ये मेन फंक्शन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। जब बात करते हैं पॉलीमरेज डेल्टा की प्रॉपर्टी को, तो इसके पास पॉलीमराइजेशन होता है, इसके पास प्रूफ रीडिंग होता है, और इसके पास प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये कहाँ काम करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस में काम करता है। जब हम एप्सिलॉन की बात करते हैं, पॉलीमरेज़ एप्सिलॉन की, तो यहाँ पे इसके पास पॉलीमराइज़ेशन होता है, इसके पास प्रूफ रीडिंग होता है, और इसके पास प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो कि इनमें से किसी के पास भी प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इनमें से किसी के पास प्राइमर रिमूवल की प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइमर रिमूवल सेल में होता कैसे है? तो डीएनए पॉलीमरेज़ 1 जो होता है, उसके पास प्राइमर रिमूवल का कैपेसिटी होता है, वो प्राइमर्स को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे किसका क्या फंक्शन था? आई होप ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हों। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रेप्लिकेशन एक्चुअली सेल में कैसे शुरू होता है। मैं जो-जो चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ, आपको उसको अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब एआरएस का मतलब क्या होता है? एआरएस का मतलब होता है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। इसका मतलब है कि डीएनए में बहुत सारे एआरएस साइट होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन की सिंथेसिस यानी कि रेप्लिकेशन का शुरुआत हो सकता है, ठीक है? तो डीएनए में सबसे पहले क्या होता है कि एआरएस साइट को ढूंढा जाता है। जब एआरएस साइट्स मिल जाते हैं तब वहां पे पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज आके बैठता है। जब पॉलीमरेज़ आके बैठ जाता है तो इसके बाद रेप्लिकेशन का इनिशिएशन वाला स्टेप आ जाता है। जब इनिशिएशन शुरू होता है तो वहाँ पे सबसे पहले होती है हेलिकेज़ की लोडिंग। कैसे होती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें आगे समझेंगे। जब हेलिकेज़ आके लोड हो जाता है तब वहाँ पे हेलिकेज़ का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। ठीक है? अब ये ध्यान रखना कि हेलिकेज़ का जो लोडिंग है वो G1 फ़ेज़ में होता है, और हेलिकेज़ का जो एक्टिवेशन है वो S फ़ेज़ में होता है। यहाँ पे हम सिर्फ़ G1 फ़ेज़ को कवर करेंगे इस पार्ट में, S फ़ेज़ का जो स्टार्ट है वो अगले पार्ट में आएगा। तो आपको ये सब जो चीज़ें समझ में आई हैं, ये ध्यान रखना कि कौन-सा स्टेप कौन से फ़ेज़ेस में हो रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने पहला स्टेप देखा था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे मल्टीपल रेप्लिकॉनिक साइट्स होती हैं, वहाँ से रेप्लिकेशन का सिंथेसिस होना शुरू होता है, या आप कह सकते हो रेप्लिकेशन में जब डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है, तो उसमें एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। उस सिंथेसिस को स्टार्ट होने के लिए स्पेसिफिक साइट्स होती हैं सेल में, या फिर डीएनए में कह लो आप, सेल में नहीं डीएनए में, ठीक है? तो उसे ही उन साइट्स को हम वहीं से क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन जीनोम होता है या यूकैरियोटिक जीनोम होता है, उसमें बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है? और हर डीएनए में बहुत सारे पोटेंशियल ओरिजिन्स होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है। इसे हम कहते हैं पल्स चेस टेक्निक, ठीक है? तो पल्स चेस ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके आप डीएनए में रेप्लिकेशन साइट को लेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपको दूसरा स्टेप समझाया था, वहां पे मैंने बात करी थी हेलिकेज लोडिंग की, ठीक है? तो हेलिकेज लोडिंग का मतलब क्या होता है, हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम कह लो आप, ठीक है, जो कि डीएनए में उसको डीएनए में सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, सिंथेसिस को शुरू करवाएगा। तो शुरू करवाने से पहले उसका लोडिंग होना ज़रूरी है, तो जिसे हम कहते हैं हेलिकेज़ लोडिंग, जो कि कहाँ से शुरू होता है, G1 फेज़ में से शुरू होता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है ओआरसी बाइंड टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? ओआरसी क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो डब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ओआरसी जाके बाइंड कर जाएगा, जहाँ पे उसको रेप्लिकॉन का साइट मिल जाएगा, ठीक है? ओ ओआरसी जो होता है एक
स्पेसिफिक मार्कर होता है या आप कह लो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से बिगिन होगा, कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, ये ओआरसी का काम होता है। ओआरसी जब बाइंड करता है डीएनए में तो वो अपने साथ एटीपी लेके आता है। क्यों एटीपी लेके आता है, क्योंकि हेलिकेज के एक्टिवेशन के टाइम में उस एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको एनर्जी चाहिए रहेगा। अब इजी टू रिमेम्बर कैसे कर सकते हो कि ओआरसी क्या होता है, मार्कर की तरह होता है जो कि सारी चीजों को शुरू कराने के लिए जरूरी रहता है। स्टेप 2 अगर हम समझेंगे तो ओआरसी अब क्या करेगा, ओआरसी रिक्रूट करेगा सीडीसी 6 को। तो सबसे पहले ओआरसी ने रेप्लिकेशन के साइट को ढूंढा, वहां पे जाके बैठ गया एटीपी लेके। अब ओआरसी क्या करेगा, ओआरसी सीडीसी 6 को बुलाएगा। ओआरसी ब्रिंग करता है, ब्रिंग अनदर प्रोटीन जिसको आप क्या बोलते हो, सीडीसी 6। अब सीडीसी 6 को ही हेलिकेज लोडर कहते हैं। इसका मतलब अभी हेलिकेज नहीं आया है, अभी हेलिकेज को बुलाने के लिए सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। तो सीडीसी 6 हेलिकेज लोडर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जॉब होती है हेलिकेज को डीएनए में लोड कराना। सीडीसी 6 भी अपने साथ एटीपी लेके आएगा क्योंकि इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आई होप। तो अभी सीडीसी 6 का रिक्रूटमेंट हो गया था, अब स्टेप 3 आएगा जहाँ पे सीडीटी 1 जो है वो हेलिकेज को लेके आएगा, एमसीएम 2 to 7 को लेके आएगा। यही हेलिकेज होता है और इसको लाने का काम कौन करता है, सीडीटी 1 करता है। तो एक अनदर प्रोटीन की एंट्री होती है कहानी में जिसे हम कहते हैं सीडीटी 1। ये क्या करता है, ये एमसीएम को एमसीएम जो हेलिकेज होता है उसको ओरिजिन में लेके आता है, ठीक है। एमसीएम 2 to 7 इज अ एक्चुअल हेलिकेज दैट विल लेटर अनवाइंड द डीएनए। हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए का अनवाइंडिंग करना, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड में है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में लेके आना, ठीक है। तो 2 कॉपी ऑफ एमसीएम का आता है और डीएनए का अनलोडिंग होना शुरू हो जाता है, अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाता है। इजी टू रिमेम्बर कैसे आप इसको याद रख सकते हो, सीडीटी 1 एक डिलीवरी पर्सन की तरह काम करता है जो कि हेलिकेज को आके डिलीवर करने का काम करता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस, जो सीडीसी 6 के पास जो एटीपी था ना, उसका हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाता है। सीडीसी 6 क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप में, ठीक है। तो ये एनर्जी का रिलीज करता है, यही एनर्जी हेलिकेज को प्रॉपरली काम करने के लिए या प्रॉपरली लोड कराने के लिए चाहिए रहती है। आई होप ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई हो। स्टेप 5वां क्या आता है कि अब 2 हेलिकेज आके लोड होंगे, ठीक है। तो हेलिकेज होते हैं एमसीएम 2 to 7, ठीक है। ये 2 हेलिकेजेस होते हैं जो कि आते हैं और एक स्पेसिफिक मैनर में इनका अरेंजमेंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सीडीसी 6 और ओआरसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वन हेलिकेज मूव एक, देखो अभी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा हेलिकेज दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी तो 2 स्टैंड डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। अब 2 क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हो रहा होता है, इसलिए हमें कितने हेलिकेजेस चाहिए रहते हैं, 2 हेलिकेजेस चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 6 की, जहाँ पे सीडीसी 6 और सीडीटी 1 लीव करेंगे। देखो अब जो सीडीसी 6 आया था और जो सीडीटी 1 भी आता है उसमें, उसको बारी आती है कि अब वो यहाँ से छोड़ के अपने काम में दूसरी जगह पे चले जाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुल लोडिंग सीडीसी 6 भी रिलीज हो जाता है और सीडीटी 1 भी रिलीज हो जाता है, इनका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू इनसाइड द सेल। ओके। अब स्टेप 7 आता है ओआरसी हाइड्रोलाइजेस एटीपी। अब जो एटीपी ओआरसी लेके आया था ना, उसको हाइड्रोलाइज करने का टाइम आ जाता है। ओआरसी क्या करेगा, उस एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और अपने वापस से स्टेज में, पुराने स्टेज में पहुंच के अपना काम वापस से शुरू कर देगा। अब ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस क्यों होता है, सो दैट इट कैन बी रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ हेलिकेज लोडिंग इन अनदर ओरिजिन, ठीक है। तो मल्टीपल ओरिजिन है तो हेलिकेज के पास और ओआरसी के पास बहुत काम है, लोडर के पास, कि वो अपना काम फटाफट एक साइड पे फिनिश करके दूसरे साइड पे जाके अपना काम शुरू। तो अभी आपने पूरा इमेजिन कर लिया कि कौन सा स्टेप कैसे हो रहा था, सीडीटी 1, सीडीसी 6, एमसीएम ये सब क्या काम कर रहे थे और कैसे काम कर रहे थे। अब बात आती है जो ओआरसी कॉम्प्लेक्स शुरुआत में अपने पास एनर्जी लेके आया था, ये भी एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अब ओआरसी के पास कुछ एनर्जी नहीं बचा, अब उसका कोई काम भी नहीं है, वो क्या करेगा, वापस से अपनी सेम स्टेट में बैक हो जाएगा और दूसरी जगह पे नए सेल साइकिल में अपना काम करना शुरू कर देगा। जो एटीपी रिलीज्ड होता है, ओआरसी एक्सचेंज
एडीपी फॉर एटीपी, ठीक है ना। ओआरसी अब जो एटीपी रिलीज होता है वापस से ओआरसी उसको कैरी ऑन कर लेता है और जो उसका एडीपी बन गया था वापस से उसको एटीपी बना लेता है और दूसरी जगह पे फ्यूचर हेलिकेज की लोडिंग के लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से हेलिकेज की लोडिंग की पूरी तैयारी करी जाती है यूकैरियोटिक सेल में जब रेप्लिकेशन शुरू होता है। अब मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ कि जब आप जीवन फेज की बात करते हो तो जीवन फेज में आपको याद रखना है कि ओआरसी काम करेगा, सीडीसी6 काम करेगा, सीडीटी1 काम करेगा और ये तीनों काम क्यों करते हैं ताकि एमसीएम यानी हेलिकेज की सिर्फ लोडिंग हो पाए। अभी भी आपको ध्यान रखना है कि एमसीएम जो हेलिकेज है वो इनएक्टिव है। स्पिंडल चेकआउट्स जो है वो इनएक्टिव है। डीएनए पॉलीमरेज भी अभी रिक्रूट नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ है कि अभी सिर्फ अनवाइंडिंग की लोडिंग कराई गई है, अनवाइंडिंग मटेरियल की लोडिंग कराई गई है। अभी किसी भी तरह का रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ है। तो जीवन फेज आप कह सकते हो कि एक प्रिपरेटरी फेज होता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रिपरेशन किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 है मैं वो जल्दी लाने की कोशिश करूँगी ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक सीरीज़ से बैठती जाएँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।